Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. And let me know the last part of the last lecture. क्या कर रहे थे हम लोग last में? Anyone? कोई बताएगा लास्ट पार्ट क्या कर रहे थे हम लोग? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बेटा हमने क्या कितना किया है लास्ट? Different between tautomerism and resonance. अच्छा, okay. And what was the last point? क्वेश्चंस कराए थे। अच्छा, इसका मतलब सारे पॉइंट्स खत्म हो गए होंगे टॉटोमेरिज्म, ठीक है? Okay. ये एसिड बेस कैटलिस्ट वाली प्रोसेस करा दी आपको? एसिड कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म, बेस कैटलाइज्ड ऑटोमेरिज्म। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो बहुत सारी चीजें हमने कर ली हैं अभी। इसमें अभी आपको जो करना है, गाइस इफ यू रिकॉल, हम लोगों ने थर्मोडाइनमिकली चेक किया था कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? तो हमने लिखा था इन सिंपल केसेस कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एनॉल फॉर्म। इफ यू सी, हमने ये लिखा होगा कहीं ना कहीं, आपने सब एनालिसिस किया होगा, ठीक है? अभी हम लोग जितने भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको 4 कंपाउंड्स दे देगा, कीटो फॉर्म्स दे देगा और बोलेगा कि इनका एनॉल फॉर्म का ऑर्डर लिख दो, यानी कि जिसमें एनॉल फॉर्म ज्यादा होगा उसको आपको पहले लिखना है। ऐसी मतलब एक केस ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसी क्वेश्चन को, बिकॉज वो कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है, तो अलग अलग टीचर्स भी अलग अलग स्टाइल से सिखा देते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ और मोस्टली उनसे आंसर्स निकल आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो। तो आप एक हेडिंग डालिएगा और क्वेश्चन के जैसा ही लिखिएगा कि हाउ टू प्रिडिक्ट या फिर कंपेयर एनॉल कंटेंट, ठीक है? एनॉल कंटेंट क्या होता है कि जब एक कीटो फॉर्म और एनॉल फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, लाइक दिस, ठीक है? तो एनॉल कंटेंट का मतलब है परसेंटेज ऑफ एनॉल फॉर्म इन दिस इक्विलिब्रियम, दैट इज एनॉल कंटेंट, ठीक है? सो अगर दो इस तरह से इक्विलिब्रियम्स दी हुई हैं, यानी कि दो कीटो फॉर्म्स दिए हैं और पूछ लेगा कि एनॉल कंटेंट का ऑर्डर लिखो, तो वो आंसर्स कैसे निकालें, ठीक है? आर यू रेडी? समझ में आया बेटा क्या करने जा रहे हैं हम लोग? और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इवन एक्सरसाइज 1 में, होम असाइनमेंट 1 में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं केवल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि एक टीचर कैसे सॉल्व करता है, या फिर स्टूडेंट्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। इनका कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, ठीक है? तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, मैं कुछ 7-8 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट आपको लिखना है, या मैं सारे पॉइंट्स भी लिख भी सकता हूँ, लेकिन ठीक है, पहले लिखिएगा एसिडिक एज। एसिडिक एज, यहाँ पर लिखिएगा एक छोटा सा पॉइंट, मोस्ट ऑफ द टाइम
most of the time enol content, most of the time enol content is compared most of the time enol content is compared by comparing acidic H, by comparing acidic H. Guys, जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसका आप एनॉल फॉर्म बनाइए CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। ये एक एस्टरल्डिहाइड है, इसका एनॉल फॉर्म सामने लिखा हुआ है। अब एक कंपाउंड दे दिया आपको एसिड, इसका भी एनॉल फॉर्म लिख दीजिए। ठीक है, अभी दो इक्विलिब्रियम्स आपको दी हुई हैं और आपसे इनका एनॉल कंटेंट का ऑर्डर पूछा है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा बता दूं फिर आप बोलोगे सर कुछ भी समझ में नहीं है। तो आप सीक्वेंस में, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें टॉटोमेरिज्म से। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो सबसे पहली चीज है कि जो एसिडिक एच है, लास्ट लेक्चर में ही हमने लर्न किया था कि जो एल्डेट्स कीटोन्स होता है उनका कौन सा एच एसिडिक होता है? अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में पूछूं आपसे कि किसका एच ज्यादा एसिडिक है, कैन यू गेस? एनीवन? इसीलिए बेटा जीओसी पहले पढ़ाई जाती है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अगर आता है तो ये और इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो रिपीट होंगी चीजें, ऐसा रहता। तो कोई गेस करेगा कि किसका एसिडिक है ज्यादा एसिडिक है और क्यों? एनीवन? बताओगे, डिस्कशन करोगे तो बेटर होगा बेटा, नहीं तो फिर टीचर का मन तो करेगा नहीं ऐसे बैच को पढ़ाने का, तो काम चलाओ फिर हो जाएगा। आप डिस्कशन करोगे तो टीचर को भी अनुभव आएगा कि आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ाया। मैं हर एक क्लास में यही बोलता हूँ बेटा, अगर 5 बच्चे 4 बच्चे भी मिल गए ना तो टीचर पढ़ाएगा। अगर उसको ये लग गया कि नहीं पूरा बैच ही ऐसा है, तो अगर मान लो आप पढ़ने में भी ठीक हो या मेहनत भी करते हो पर आप बोलते हो नहीं हो क्लास में, तो आप भी उसी सीरीज में चले जाओगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। सर आपने सर यहाँ पर CH3 है उसको आपने मतलब हाइड्रोजन यहाँ भी है कार्बन और राइट हैंड साइड पे भी कार्बन है, तो आपने फर्स्ट वाले कार्बन को अल्फा क्यों माना? राइट बेटा तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, मतलब तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपने फर्स्ट वाला जो है कार्बन उसको आपने अल्फा क्यों माना? मतलब आपने कहा था कि अच्छा, जिसके साथ कार्बन होता है वो अल्फा हो जाता है ना, बट ये केस में तो दोनों साइड है कार्बन, तो आपने फर्स्ट इसकी वाले को ही बात अल्फा। कर रहे हो? हाँ यस सर, सेकंड वाले हाँ एग्जांपल। तो दोनों तरफ अल्फा है ना, ये भी अल्फा है लेकिन हाँ आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो कोई भी साइड से लो तो चलेगा ना? हाँ, अच्छा ओके, समझा। चलिए कोई बताएगा कौन सा एच ज्यादा एसिडिक है? देखिए पुराना वही तरीका होता है बेटा, जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो हम लोग कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं ना, याद करिए आप। और इधर भी जैसे कॉन्जुगेट बेस बनाया,
तो फिर हम लोग कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। इसमें देखेंगे कि ये रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि रेजोनेंस का फैक्टर तो एक जैसा है। फिर क्या करते हैं, फिर देखते हैं H जो है और इधर CH3 लगा। CH3 एक एल्काइल ग्रुप है विच इज अ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। तो अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, इस माइनस चार्ज को डिस्पर्स्ड होने नहीं देगा, उल्टा और माइनस को बढ़ा देगा। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कंपैरिजन में कम डिस्पर्स्ड हो पाई, यानी कि डेंस हो गई रिलेटिवली। इस वाले के लिए माइनस चार्ज ज्यादा डिस्पर्स्ड हो गया, और जिसका कॉन्जुगेट बेस डिस्पर्स्ड हो जाता है, जिसका माइनस चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाता है, वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, पेरेंट उसका उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि ये वाला कंपाउंड इसके कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक एच वाला है, अल्फा एच इसका ज्यादा एसिडिक है। तो एनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? थोड़ा आप पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छा रहेगा यार, नहीं तो फिर क्या है, मतलब अगर ये पूरी चीजें मुझे बतानी है तो फिर तो GOC भी हमने पढ़ा है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। कुछ कोई तो बच्चे होंगे जिनको कुछ तो समझ में आया होगा यार, कुछ तो बोलोगे कि भाई ये कर लो सर, वो कर लो। मतलब एकदम जीरो में थोड़ी ना होगा कुछ भी। ये तो आप टीचर को ही डिप्रेशन में डाल दो कि टीचर डिप्रेस्ड हो जाए कि कैसे बताओ। एक भी चीज अगर आप नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? कॉपी कर लो। मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ इस बैच में कितने लोग एक्चुअली में जेई के लिए सोच भी रहे हैं। ये अगर सोचते आप तो बोलते। डन। Yes. जब कोई स्टूडेंट्स टीचर के साथ डिस्कशन करते हैं ना बेटा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माइंड में अचानक से आती हैं, फिर वो डिस्कशन में और अच्छे से आती हैं। अगर आप डिस्कशन नहीं करोगे तो एक बोर्ड लेवल की तरह केवल चीजें हो जाएंगी। मेरे दिमाग में आज जो कुछ है थोड़ा बहुत वो पढ़ाऊंगा, आपका उसमें लॉस है, आप समझ नहीं रहे हो। मतलब मेरे को कोई मतलब नहीं कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर 5 बच्चों का भी नुकसान हो गया जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। और अनफॉर्चुनेटली वो बोलते नहीं, वो चुप बैठ रहते हैं, या तो इंसल्ट का फियर रहता है उनको या कुछ और होगा, मुझे नहीं मालूम है। बट बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं केवल इस तरह सिंपल तरीके से आपको थोड़ा बहुत जो है वो लिखा दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मुझे पैसे मिल रहे हैं, और आपका बैच लूं नहीं लूं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दूसरा बैच देंगे उसमें पैसे मिलेंगे, ठीक है, तो मुझे कोई वो नहीं। तो इसलिए आप नहीं पूछोगे तो लॉस आपका है। चलिए दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन।
देखो रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत कहाँ पर पड़ती है? अगर आप देखोगे तो ये एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला एनॉल है, यहाँ पर भी एनॉल मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो हो गए, और डबल बॉन्ड का जितना स्टेबिलिटी हो जाएगा उतना एनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, राइट? अब इन दोनों में देखोगे तो लोन पेयर सिंगल डबल ये रेजोनेंस हो रहा है प्रोडक्ट में, यहाँ भी लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा जो CH3 है इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो CH3 लगा हुआ है ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है इस डबल बॉन्ड से कनेक्टेड CH नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो यानी ये वाला एनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है एज पर सेकेंड रूल। तो आइडियली एनॉल कंटेंट सेकेंड के लिए ज्यादा होना चाहिए, बट मैंने आपको बोला ना कि डोमिनेटिंग फैक्टर, इसीलिए हमने लिखा है मोस्ट ऑफ द टाइम कौन है जो एनॉल कंटेंट डिसाइड करेगा, वो है एसिडिक एज। तो जैसे ये वाला एग्जांपल ऐसा था जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और एसिडिक एज इनसे अलग अलग आंसर आ रहा है, तो आप किसके आंसर को प्रिफर करेंगे? जब एसिडिक एज से आंसर निकाला गया, तो केवल दिखाने के लिए आप ये बता सकते हैं कि एनॉल फॉर्म जो होगा उसमें किस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और किस तरह से रेजोनेंस हो रहा है। तो बस इतनी चीज बतानी होती है कि एनॉल हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डबल बॉन्ड का जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस, ये दो चीजों से चेक करते हैं, और वो यहाँ पर आप दिखा दो। फिर नीचे जरूर लिख देना डोमिनेटिंग फैक्टर इज एसिडिक एज, इसको भी आप लिखो। सो सेकंड पॉइंट का एग्जांपल दो ना सर, क्या बेटा? सेकंड पॉइंट का एग्जांपल दो ना। एग्जाम्पल तो यही होंगे ना, एग्जाम्पल थोड़ी ना बदल जाएंगे। एग्जाम्पल तो कीटो इनॉल, केवल आपको ये दिखा रहे हैं कि एनॉल फॉर्म में रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे, कहाँ है और कितना है। तो रेजोनेंस के लिए लोन पेयर सिंगल डबल देखा, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा है। हाँ ठीक है, तो आइडियली ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, यस लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर एसिडिक एच होता है, इसीलिए आंसर हमने केवल एसिडिक एच के बेसिस पे निकाला। जहां पर सपोर्टिंग फैक्टर हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन भी उसी को सपोर्ट कर रहा है जिसका एसिडिक एज ज्यादा है, तो उस केस में एनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। समझे ना? मान लो कहीं पर 2% है और दो फैक्टर वर्क करने लगे तो 3% हो गया एनॉल फॉर्म, ऐसा है। यहाँ पर काउंटर फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, एसिडिक एज कुछ और आंसर दे रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन एनॉल फॉर्म में कुछ और आंसर दे रहा है, तो हमको किसकी बात माननी है? एसिडिक एच की ना। यस सर। सर यस। सर कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जिसमें एसिडिक एच वर्क ही ना करे? बेटा अल्फा एच है तो एसिडिक लेना ही है, तभी तो उसका एच माइग्रेट कर रहा है। जो कॉन्सेप्ट है एच माइग्रेशन का वो यही तो है कि एसिडिक एच माइग्रेट कर रहा है, अगर वो एच नहीं होगा तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। Should I remove this? ये पॉइंट आप जरूर लिख लेना कि हियर दिस सेकेंड फैक्टर एंड फर्स्ट फैक्टर ये काउंटर है यहाँ पर, ठीक है? तो इसमें हम लोग किससे आंसर निकालेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी? एसिडिक एच से।
डन सर। कई बच्चे गलत फहमी में बाद में फिर आंसर ऐसे भी निकाल लेते हैं, और कई बार बुक्स में भी गलत लिखा होता है और बड़ा कन्विंसिंग वे में फिर बच्चे उसको सॉल्व करने लगते हैं। कि जैसे यहाँ पर हमने बोला कि टॉटोमेरिज्म के लिए अल्फा एच की रिक्वायरमेंट है, तो अगर किसी बच्चे ने ये सोच लिया कि यहाँ 6 अल्फा एच है और यहाँ 3, और इसके बेसिस पे आंसर निकालना शुरू कर दिया, तो कहीं मैच करेगा, कहीं नहीं मैच करेगा, जैसे यहाँ नहीं मैच करेगा, तो दैट कॉन्सेप्ट इज इलॉजिकल। वो नंबर ऑफ अल्फा एच पे आंसर डिसाइड नहीं होता है, कौन सा एच कितनी आसानी से निकल रहा है उस पे टॉटोमेरिज्म है। आपके पास 50 हाइड्रोजन हो, लेकिन अगर वो उतनी एसिडिक वाला नहीं है तो निकलेगा ही नहीं, ट्रांसफर ही नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा, तो टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। So it is not about the number of alpha H. It is about the strength of that H. I hope आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट सर बोले बेटा। तो सेकंड फैक्टर के लिए एक और एग्जांपल है? क्या बेटा? सेकंड फैक्टर के लिए एक और एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, अभी तो ऐसा नहीं है, आप किसी ऐसी गलतफहमी मत रहना। जितने भी पॉइंट्स मैं दूंगा ना, वो सारे एग्जांपल्स तो एक ही जैसे सब है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट के लिए कोई एक एग्जांपल होगा, दूसरे पॉइंट के लिए कोई दूसरा एग्जांपल होगा, सब में सब कुछ वही है। कौन सा फैक्टर से आंसर निकालना है, थोड़ा बहुत किसी में चेंजेस होगा, वो अपने आप पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक में अल्फा एच है, एक में नहीं है, हम ऐसा लेने वाले हैं। हम सब में एक जैसा ही है, मतलब सब आप ऐसा टॉटोमेरिज्म का एक एग्जांपल जैसे चूज किया, मैं सब में वही एग्जांपल ले सकता हूँ, ऐसा है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर CH3 CH2 CHO लिख दूं, उससे कोई बहुत बड़ा चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो मैं सीक्वेंस मेरे को कराने दो, आपको अगर पॉइंट वाइज समझ में ना आए तो आप बताओ। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं, एक आता है इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने क्रॉस कॉन्जुगेशन में 2 चीजें पढ़ी थी, एक बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक पढ़ा था गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन। इफ यू रिकॉल, तो अगर याद आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं एग्जांपल एक चूज करता हूँ, अब इसमें ध्यान से देखो तो कितने अल्फा एच अवेलेबल है, कोई बता सकता है? 8। तीन। देखो अल्फा एच यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। अगर मैं तुमसे पूछूं कितने अल्फा एच अवेलेबल, तो आपका आंसर होगा 8। और अगर मैं पूछूं कितने टाइप ऑफ अल्फा एच अवेलेबल है, तो आपका आंसर होगा 2। वाई 2? सर दो आइडेंटिकल है। इधर वाला मिथाइल और इधर वाला मिथाइल आइडेंटिकल है, तो या तो आप इसमें बोल दो कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ अल्फा एच है, या आप बोल दो इसमें 8 अल्फा एच है। नाउ which alpha H will migrate for tautomerism? The one which is most एसिडिक। acidic. तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो या तो इसको आप मोर एसिडिक बोलोगे या इसको। कोई बता सकता है कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? CH2 CH2। ये एक्टिव मिथाइल। मैं ज्यादा आपसे डिस्कशन नहीं वो करता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत जो आपको आता है वो बोलना शुरू करें। इससे क्या होगा, नॉट ओनली विद मी, बाकी टीचर्स के साथ भी। तो टीचर्स का एंथू बनता है। और आप मान लीजिए कोई टीचर बहुत इंसल्ट कर रहा है, या मतलब तुम्हें बहुत ही वो लगने लगा, तो अलग बात है। ऐसा यहाँ तो अभी तो मैं इतना ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर वो टीचर नॉर्मल, तो उसको पैसे मिल रहे हैं, पैसे लिए और आपको थोड़ा बहुत लिखा दिया, काम चल रहा है। एंड में सिलेक्शन आपका होगा। अगर मान लीजिए वो चीजें, वो नोट्स आपको नहीं मिले जिससे एग्जाम में कुछ होने वाला है, तो सब बेकार हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। अब ये एक्टिव मिथाइलिन
ज्यादा एसिडिक क्यों था, इसका एक्सप्लेनेशन के लिए ही क्रॉस कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कॉन्जुगेट बेस लिख दूं तो आप ध्यान से देखोगे तो इसमें गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन है। कैन यू सी? Yes, sir. गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन, अगर मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल चूज करता हूं लाइक दिस, और इसके लिए मैं तुमको बोलूं कि कॉन्जुगेट बेस बना लो, तो इसमें सिंपल रेजोनेंस है, इसमें कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होगा। ये ज्यादा अच्छा रेजोनेंस हो गया, डिस्पर्जन ज्यादा हो गया तो स्टेबलाइज ज्यादा हो जाएगा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है पेरेंट एसिड है वो ज्यादा एसिडिक हो गया, तो बस वहां से H निकाल दो और उसका एनॉल बना लो, ये आपका एनॉल बन गया। अब इसमें बच्चे एक और मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं दोनों तरफ से डबल बॉन्ड ऐसे बना देंगे, यहाँ OH लगा देंगे, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि वो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि एक ही कार्बन से आजू बाजू डबल बॉन्ड लग गया, वो अनस्टेबल सिस्टम होता है इसीलिए केवल एक ही होगा टॉटोमेरिज्म के लिए, तो बस यही फॉर्म रहेगा जिसको आप स्टेबल बोलोगे। ये भी कॉपी कर लो एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? No, sir. सर यस बेटा। सर वो डबल बॉन्ड हमने लेफ्ट साइड क्यों लगाया, राइट साइड भी तो लगा सकते थे ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, आइडेंटिकल होगा ना। हाँ, तो मतलब ऐसा दोनों लिखेंगे तो नहीं होगा? एक ही चीज है ना, सर मैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आप इधर डबल बॉन्ड लगा दो या इधर, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड को दो बार लिखने का क्या मतलब है? सर दोनों साइड क्यों नहीं लगाए? हाँ ये क्वेश्चन लगे कि हमने दोनों साइड से डबल एक साथ क्यों नहीं बनाया, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दें यहाँ भी लगा दें और OH OH लिख दें तो उसका भी आंसर भी दिया ना मैंने कि वो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऐसा डबल बॉन्ड सिस्टम को अनस्टेबल बना देता है, वो नहीं बन पाएगा। ये लिख देना कि if we remove both the alpha H of this actomethylene, then we will get cumulative double bond that is highly unstable. Clear? So sir, it means कि with carbon एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, वरना then it becomes unstable. Is it so? कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं, यहाँ मिथाइल लगा दो, Okay. दो डबल बॉन्ड आजू बाजू अनस्टेबल है, बाकी क्या है इससे कोई लेना देना नहीं। Should I remove this? Yes, sir. Yes sir. छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं।
नंबरिंग भी कर देता हूँ। गेट द आंसर। वेरी गुड। Sir, sir, यस बेटा। so third और fourth में क्या difference है? और में ठीक से देखो, डिफरेंस दिखेगा। आपने ठीक से देखा नहीं है, इसलिए डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। जल्दबाजी में कई बार हम देखते हैं, हमको लगता है दोनों सेम है। लास्ट के CH3 में O है ना। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है बेटा, वो उसको समझने दो। सॉरी सर। समझ लो। सबने आंसर सोच लिया? आंसर कुछ ना कुछ तो आप निकाल कर दो बेटा। गुड, वेरी गुड। विश्वस्त ने आंसर दे दिया, बादल, आंचल, निर्वेद, जानवी, वेरी गुड। कई आंसर्स गलत हैं बट ठीक है, तो आपने आंसर्स दिए। डिस्कस सबने अटेम्प्ट कर लिया जिन्हें करना था? गाइस, सबसे पहली चीज तो अल्फा एच देख लो। इसके पास है, ये तो करेगा। इसके पास यहाँ वाला, इसके पास यहाँ वाला, इसके बताइए कितने केसेस में एक्टिव मिथाइलिन है? These are the 3 केसेस जो एक्टिव मिथाइलिन वाले। तो बिना किसी टेंशन के ये बोल देना है कि एक्टिव मिथाइलिन वाला तो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, यानी सबसे खराब जो एनॉल कंटेंट होगा वो इसी का होगा। ठीक है, बहुत ही खराब होता है, 10⁻⁻5 के ऑर्डर में रहता है परसेंटेज। इन तीनों में किसके लिए ज्यादा होगा? तो अगर मैं तीनों का कॉन्जुगेट बेस बना दूं, तो आप देखोगे कि तीनों केसेस में गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन एक जैसा है। कैन यू सी? लेकिन जो बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन इसलिए बोलते हैं कि अगर तुम ये मान लो कि ये जो माइनस है ये तुम हो, तो हर जगह तुम्हारे 2 दोस्त हैं, देख पा रहे होगे। लेकिन किस केस में तुम्हारे दोस्त का भी दोस्त है? सेकेंड वाला। और यहाँ तो हर दोस्त दगेबाज निकला। देखो, इधर से धोखा मिला, उधर से भी धोखा मिला। So, in which case negative charge dispersion will be least among these 3 cases? तो उसका आंसर है ये थर्ड वाला, क्योंकि इसमें डिस्पर्जन के लिए रेजोनेंस का ही यहाँ पर बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन मिल रहा है, इसीलिए ये डिस्पर्जन कम हो पाया। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है? पहला वाला, ये वाला। तो इसका पेरेंट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये सबसे ज्यादा एनॉल कंटेंट देगा।
फिर थर्ड देगा क्योंकि वो भी एक्टिव मिथाइलिन है, फोर्थ भी एक्टिव मिथाइलिन है, और वन तो एक सिंपल अल्फा एच है, इसीलिए लास्ट में है। तो अगर आपको ये आंसर आ गया है तो इसका मतलब आपने मेरे बताने से पहले ही जीओसी वाले कॉन्सेप्ट से समझ के कर लिया। आप इसको कॉपी कर लो, जिन्हें नहीं आया या अगर आ भी गया हो और कुछ और सोचा हो तो चेंज करके ऐसा सोच लो। डन सर। Should I remove this? Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट फैक्टर लिखिएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। Again, I will take this example. This is very special example. This is one example where many factors work. और इतना ज्यादा इसकी एनॉल कंटेंट बढ़ाते हैं, अभी मैं वैल्यू दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सब में एनॉल कंटेंट 0 के आसपास रहता है, यानी ऑलमोस्ट नहीं होता, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है एनॉल का। बट ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कई सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं और इसका वैल्यू 76% तक पहुंच जाता है एनॉल फॉर्म का। सोचिए, ऑलमोस्ट 0 से 76% पहुंचता है। इसका मतलब कई सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? एसिडिक एज। देखो मैंने जानबूझ कर ये डिजाइन आपके लिए बनाई है। एनॉल वही है, थोड़ी देर पहले बनाया था, बट एक खास बात ये है कि मैं आपको ये वाला इंटरेक्शन दिखा रहा हूँ। इसी को बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, ये जो एनॉल फॉर्म है ये इसी फॉर्म में स्टेबलाइज करेगा, और जब एनॉल फॉर्म स्टेबलाइज करेगा तो इसका मतलब है ये प्रोसेस ज्यादा इधर फॉरवर्ड की तरफ आएगा, इसका मतलब एनॉल कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा। मैंने लेकिन ये आपको इस 6 मेंबर्ड रिंग बना के क्यों दिखाई है? बिकॉज जब भी रिंग स्ट्रक्चर होता है और अगर रिंग स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहीं पर अगर 4 मेंबर्ड रिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती तो उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग, फ्यूचर में मैं बताऊंगा आपको कि 6 मेंबर्ड रिंग क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अभी के लिए केवल याद रखेंगे क्या कि 6 मेंबर्ड रिंग इज मोस्ट स्टेबल, इसीलिए यहाँ पर सबसे अच्छा एनॉल कंटेंट मिल पा रहा है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो इससे क्या हो गया, एनॉल कंटेंट इंक्रीज कर गया। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ खास बात ये है, इसको वर्ड देते हैं नाम किलेशन बोलेंगे इसको, किलेशन। किलेशन का यहाँ मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, यानी इतना अच्छा यहाँ पर हो रहा है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि 6 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो किलेशन मींस रिंग फॉर्मेशन, एंड रिंग फॉर्मेशन अगर 6 मेंबर्ड हो तो वो बेस्ट है। कॉपी कर लो इसको।
बट सर यहाँ पर 0% से 76% तक जो इतना हाई इंक्रीज है वो सिर्फ और सिर्फ ये बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग की वजह से। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन फैक्टर। बोला ना कि कई सारे फैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसकी वजह से परसेंटेज बढ़ गया। इसमें हमने एसिडिक चेक कर लिया, इसमें हमने गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन चेक कर लिया, इसमें हमें रेजोनेंस भी देखो मिल रहा है डबल बॉन्ड के लिए, लोन पेयर सिंगल डबल एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिला, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। ये सारे फैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लिख के जा रहे हैं और इसी वजह से परसेंटेज इतना ज्यादा है, नॉट ओनली वन फैक्टर। ओके, तो सर ये इट्स लाइक ये ही ओनली एक ऐसा एग्जांपल जिसमें इतना सारे फैक्टर्स एक साथ वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे पता चलेगा, मतलब ऐसा एक एग्जांपल है, आप इमेजिन कर सकते हो इसी तरह के और एग्जांपल सोच कर, तो अभी सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल गेट टू नो सर कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी। हम तो फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, बोलो बेटा। सर यहाँ पे CH2 नहीं आया, CH आएगा ना कहाँ पर? रिंग के अंदर। हाँ, ये अरे ये तो आप ठीक कर लो अपने आप। वेरी गुड बेटा। सबने कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव कर दें इसको। यस सर। यस सर। गाइस, जो मैंने आपको अभी तक जितने भी फैक्टर्स बताए उनमें कई बार सपोर्टिंग वे में फैक्टर्स वर्क करते हैं, कई बार जो है काउंटर वे में फैक्टर्स वर्क करते हैं। अगर सपोर्टिंग वे में फैक्टर वर्क करेंगे तो परसेंटेज एंड ऑल का बढ़ जाएगा। अगर काउंटर वे में वर्क करते हैं तो परसेंटेज ऑफ कोर्स डिक्रीज कराएंगे। और आंसर निकालने के लिए आपको कौन सा फैक्टर लेना पड़ रहा था? एसिडिक एज। लेकिन देयर आर फ्यू फैक्टर्स, जब वो आ जाता है तो पुराने फैक्टर्स वर्क करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक डोमिनेटिंग, जिसको आप डोमिनेटिंग फैक्टर बोल सकते हैं। मतलब ये आएगा तो तुम्हें दूसरे चीज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं बोलना है कि हमको इससे आंसर निकाल, ये हर बार लगेंगे ही नहीं। लेकिन अगर ये लग रहे हैं तो दूसरे फैक्टर मीनिंगलेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये है, इसकी खास बात ये है कि ये कीटो फॉर्म में यहाँ जो अल्फा एच है ना, इसको इस कीटो फॉर्म में ये जो अल्फा एच है, इसका जब तुम एनॉल फॉर्म बनाओगे ना तो बताओ इसमें क्या खास बात आ गई? एरोमेटिसिटी। यस, तो इसीलिए नेक्स्ट फैक्टर आप लिखिएगा एरोमेटिसिटी। और ये किसी से कंपैरिजन के लिए है ही नहीं। अब ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। जब ये आया तो हम फिर वो उससे नहीं देखेंगे, हम फिर वहां रेजोनेंस और वहां पर हम हाइपर कॉन्जुगेशन और वहां उल्टी सीधी चीजें नहीं देखेंगे। ये दिख गया मतलब यही है, डोमिनेटिंग फैक्टर हो गया। ये भी आप लिख लो। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ बस इतना लिख देना है कि here enol form has aromatic character। तो
So that is a dominating factor. और इसमें एनॉल कंटेंट जो होता है ऑलमोस्ट 100% हो जाता है, ऑलमोस्ट 100% एनॉल कंटेंट, ठीक है। तो इधर फिर कंपैरिजन किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बॉस होगा, ठीक। इसमें खाली एक आप एक्सेप्शनल केस करके लिख लो या फिर जैसा भी लिख लो। अगर मान लीजिए कि हमको 2 C डबल बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं ऐसा, या फिर 3 C डबल बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं उस एरोमेटिसिटी को लाने के लिए, तो इसमें कीटो वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। आई रिपीट माय पॉइंट, इसको बस लिख लो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो इसको लेकर के। यहाँ भी OH लगा हुआ, मतलब ये लास्ट में भी एक OH लगा हुआ है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ आप पर, और अब समझ जाना, यहाँ वाला भी OH बनेगा, यहाँ भी OH बनेगा, यहाँ। तो इन 2 एग्जाम्पल्स में लिख लेना कीटो फॉर्म मोर स्टेबल। ज्यादा इस पे सोचना अभी नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। केवल इतना मैं बता रहा हूँ कि हमको 2 CO तोड़ने पड़ रहे हैं और यहाँ 3 CO, तो थर्मोडायनेमिकली एक्चुअली फिजिबल नहीं हो पाता। अगर 1 CO तोड़ते ही आपको एरोमेटिक मिल गया तब तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। राइट वाले जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं उनमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल। Should I remove this? Yes, sir. 1 minute. 1 minute. Okay. गाइस, नेक्स्ट फैक्टर लिखिएगा। ये भी सेपरेट फैक्टर है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं है ऊपर से, ये आएगा तो अपना खुद का इसका आंसर होता है, एंड दैट इज ब्रिजहेड कार्बन। ब्रिजहेड कार्बन, या फिर हम यहाँ पर ब्रेड्स रूल भी बोल सकते हैं, ये GOC में आपको थोड़ा सा बताया था मैंने, ब्रेड्स रूल। तो इसकी खास बात ये है कि जब तुम इसका एग्जाम्पल चूज करते हो, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया ऐसा, यहाँ C डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3। बताइए इस कंपाउंड में कितने अल्फा H हैं? एनीवन? How many alpha H?
सर 2 1 2 1 और कोई 6 7 तो नहीं? सर 1 पहली चीज, ये अल्फा एच नहीं है, अल्फा कार्बन ये है, इधर ये अल्फा कार्बन है CO के रिस्पेक्ट में, इधर एच है, इधर एच नहीं है। तो अगर तुमने ये सोचा कि चलो उस एच को निकालें जिधर एच है और ऐसा डबल बॉन्ड बना दो, ठीक, और यहाँ OH लगा दो, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्रेड्स रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड एट ब्रिजहेड कार्बन नॉट अलाउड। स्ट्रक्चर है, ये बन नहीं सकता। तो फिर सर शायद आपकी वॉइस लैग हो रही है। am I audible? yes sir आवाज आ रही है बेटा मेरी? yes sir Yes, sir. क्या किसी ने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लिया था? no चलो कोई नहीं। मैंने लिया था हाँ, ले लिया था क्या? चलो ये- उसको तुम, हाँ, उसमें ग्रुप में डाल देना। तो मेरे को वो एक दूसरा वाला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, पहला वाला एग्जाम्पल आप डाल दोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो एक भी एग्जाम्पल लिख लोगे तो चलेगा। यहाँ पर यहाँ H है, यहाँ पर यहाँ 2 हाइड्रोजन। अगर मैं दोनों से अलग अलग उसमें निकाल के करूं तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है और एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। बताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाला या नीचे वाला? सर सेकंड वाला। ये पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाला था sir। सर ऊपर वाला ये ब्रेड्स रूल के हिसाब से ना बेटा, ब्रिजहेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है। इसको कॉपी कर लो। Done. Should I remove this? yes sir गाइस एक इसी तरह से जो अलग फैक्टर है, बाकी सब में तो एसिडिक एच से ही आंसर निकालेंगे। जो एक अलग फैक्टर है वो एक है ऐसा, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन। अब इसमें होता क्या है
कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग्जांपल लेते हो जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ वो आजू बाजू दिया हो, मतलब ऐसा, तो इसकी खास बात ये है कि ये दो जो है ना, ये डाइपोल्स हैं, इनका प्लस पोल माइनस पोल आपस में रिपेल कर रहा है, ठीक है। और रिंग होने की वजह से क्या हो सकता है, ये मॉलिक्यूल घूम नहीं सकता। अगर मैं इसका कंपैरिजन कर दूं एक सिंपल केस से, लाइक दिस, हियर आल्सो यू कैन सी डाइपोल डाइपोल रिपल्शन, बट ये इमीडिएट घूम करके किस फॉर्म में चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल रिपल्शन खत्म हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे कीटो फॉर्म गेट्स relief from dipole dipole repulsion, dipole dipole repulsion of two CO groups। कैसे हुआ, ये एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन हो गया, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप सोचो, यहाँ हो सकता है क्या, यहाँ रोटेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन नॉट अलाउड, तो या तो वो इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा या फिर वो क्या कर लेगा, तुरंत अपने को कीटो से इनॉल में कन्वर्ट कर लेगा, राइट, कीटो से इनॉल में, ऐसा। तो इससे क्या हुआ कि इमीडिएट इसका जो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन था वो खत्म हो गया, और साथ में पैरेलली दूसरे फैक्टर्स भी वर्क कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखो लग रहा है, डबल सिंगल डबल का रेजोनेंस भी मिला, तो दूसरे फैक्टर्स भी सब आ गए साथ में, तो ये एक्चुअली ऑलमोस्ट 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये वाला ऑलमोस्ट 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो इसका दूसरा फॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, लेकिन वो इसी फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 100% नहीं लिखेंगे तो भी हम लिखेंगे मेजर यही होगा, कॉपी कर लो इसको। If you have any confusion, you please ask. Huh? कोई भी डिस्कनेक्ट होता है तो प्लीज मुझे बताया।
Done? Yes, sir. Yes, sir. तो एक ये फैक्टर भी हो गया। अब इसमें डाइपोल डाइपोल रिपल्शन Screen share. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Guys, some problem is there in the internet. I was telling you factor solvent. CS3Cu. Let me write this. फटाफट, नहीं तो फिर इंटरनेट जा सकता है। इसका ये एक एनॉल फॉर्म है। I already told you about this example. ठीक है guys, now what is the effect of solvent? तो इसमें एक छोटा सा नोट आप पहले लिखो, then I will give you the explanation. एक छोटा सा नोट लिखिएगा all of you.
आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. लिखिएगा, in polar protic solvents, like water, in polar protic solvents like water, the carbonyl group of enol tends to form intermolecular H bond with solvent molecules. So this carbonyl group becomes less available. This carbonyl group becomes less available for intramolecular H bonding. Intramolecular H bonding. This way, enol content decreases. This way, enol content decreases. While in non-polar solvents, like benzene, hexane, CCl4, etc. This kind of intermolecular H bonding, is not possible. Is not possible. Guys, let me tell you. देखो, ये जो H था, इस O के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा था, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। अब तुमने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ले लिया। जिन बच्चों को नहीं मालूम है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नाम से ही पता चलता है, प्रोटॉन मतलब H कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, जैसे H2O एग्जाम्पल है, HF एग्जाम्पल है। तो अगर कोई हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ सॉल्वेंट जुड़ा हुआ है तो उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब इफेक्ट देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है। ये जो आप ऐसा सोचो कि ये C डबल बॉन्ड O जो है, इसके पास लोन पेयर है, राइट। ये इस हाइड्रोजन जो OH का हाइड्रोजन है उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है ना।
फ्रेंडशिप हो गई, सिस्टम स्टेबल हो गया। अब इस सी डबल बॉन्डो को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरफ से बहुत सारे ऑफर आ गए, बोला कि तुम उसकी दोस्ती छोड़ो और हमारे साथ दोस्ती करो, वैसा ही एच तुम्हें यहां से भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर इस सीओ के पास ऑप्शंस ज्यादा आ गए, वैसा ही एच मिल रहा है, कोई ऐसा तो है नहीं डिफरेंट एच हो गया, एच वही है, सॉल्वेंट लगातार इसको एच दे रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसको आप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हो, ये वीक हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई तो उसका एनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ सीओ जितने भी है इनको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा बाहर से, तो ये फिर एनॉल कंटेंट में, एनॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही कम करेंगे। तो अगर ये एनॉल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कम करेंगे तो फिर से ये एनॉल बनेंगे नहीं, एनॉल बनेंगे नहीं तो एनॉल कंटेंट कम हो जाएगा। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज्ड एनॉल कंटेंट ऑफ द सिस्टम। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। किसी को कुछ Yes, sir. तो ये आप कॉपी कर लेना, और एक डेटा इसके बाद मैं आपको लिखा देता हूँ, पहले आप इतना कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। सर बोलो बेटा। सर वो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग वीक कैसे, वो पार्ट रिपीट करना ना। तुम ऐसा सोचो ना कि तुम, इट्स लाइक कि एक भिखारी है सिग्नल पे और एक अमीर बंदा उसको पैसे देता है ना, एक ही बंदा पैसे देता है, तो ये फ्रेंडशिप हो गई उसकी, समझ लो। लेकिन अगर उसी भिखारी के पास ऑप्शंस आ जाए कि बहुत सारे लोग उसको पैसा देने के लिए रेडी हो जाए, तो जिसके साथ उसकी पहली डिपेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी कि और बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ, तो कॉमन सेंस की बात है ये तो उसी तरह यहाँ पर कि सीओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना चाहता है क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है, और यहाँ एक ही OH था पूरे सिस्टम में, तो बस उसी के साथ उसके बॉन्डिंग थी। जैसे ही सॉल्वेंट भी वैसा ही H प्रोवाइड करने लगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सीओ को, तो उसकी इंटरनल वाली जो थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई। ओके सर, थैंक यू। Should I remove this? यस सर। गाइस इसमें ये परसेंटेज लिख लो। इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए गैस फेज में अगर हम इसका एनॉल कंटेंट देखेंगे ना, इन गैस फेज एनॉल कंटेंट, तो वैल्यू मेरे पास है कुछ 92%। सोचिए इतना ज्यादा अमाउंट में। और अगर हम सॉल्वेंट ले लें, मतलब नॉर्मल हेक्सेन, तो एनॉल कंटेंट इसका तभी भी लगभग 92% है, 92% है। और अगर लिक्विड फेज ले लें तो इसका एनॉल फॉर्म जो है परसेंटेज इसका 76% है। और अगर वाटर ले लेते हैं तो इसका परसेंटेज 15% हो जाता है ना। यू कैन इमेजिन कैसे ड्रॉप कर गया सडनली, है ना। तो ये डेटा आप लिख सकते हैं इसी पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए डेटा।
Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो ये एक सॉल्वेंट फैक्टर हो गया। यहीं पर एक फैक्टर लिखिएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है वही फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कीटो फॉर्म का परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगा और एनॉल का परसेंटेज डिक्रीज कर जाएगा। इसमें ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो वीक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ये वापस कीटो में कन्वर्ट होगा, यानी कीटो का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसको भी कॉपी कर लो। सर यस बेटा। सर अगर हमारा जो इनॉल है वो H2O में मतलब वाटर में है तो उसका वैसे कंटेंट कम है, उसका भी अगर हम लोग टेम्परेचर रेज कर देंगे तो वापस गैस फेज हाँ, तो और एनॉल कंटेंट कम हो जाएगा ना। ये तो सपोर्टिंग फैक्टर्स हो गए। हम तो ये मान के चल रहे ना, एक को कांस्टेंट कर दिया, दूसरे को चेंज करो फैक्टर को, तो वेरिएशन समझ में आता है। और वेरिएशन अपने को मालूम है और सपोर्टिंग वेरिएशंस हैं, तो फिर और एनॉल कंटेंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर रेज करने अगर मान लो इसमें टेम्परेचर तो उसका क्या बेटा, फॉर्म, अगर हम उसको ज्यादा टेम्परेचर रेज करेंगे तो उसका फॉर्म वापस चेंज हो जाएगा ना। मतलब ज्यादा फॉर्म क्यों इंक्रीज हो जाएगा? अगर अगर हम हमने, ज्यादा अब मैं समझा नहीं, आप टेम्परेचर की बात कर रहे हो या सॉल्वेंट की? बड़ा मिक्सड अप हो रहा है। सर अगर हम सॉल्वेंट के अंदर जो इनॉल है उसका टेम्परेचर ज्यादा रेज कर देंगे तो वापस गैसेस फेज में आ जाएगा, तो उसको वापस मतलब 90% पे आ जाएगा वो इनॉल कंटेंट। बता सकता है बच्ची क्या पूछ रही है? पॉसिबल, मेरे को आवाज तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि आप बोल रहे हो टेम्परेचर ज्यादा राइज कर देंगे तो क्या होगा, इतना ही मेरे को समझ में आया। तो एनॉल कंटेंट कम होगा। कोई बता सकता है पूछा क्या था इसने? क्लियर नहीं है। बेटा आप लिख दो उसमें चैट बॉक्स में, क्योंकि आपकी आवाज मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आई है और वरना आंसर्ड क्वेश्चन रह जाएगा। सर समझिए। गाइस, सारे फैक्टर्स वैसे हम लोगों ने कर लिए हैं। एक छोटा सा एक फैक्टर और है, मतलब उस पे बहुत क्वेश्चंस ऐसा कुछ बनता तो नहीं है, इतना आता भी नहीं है उस पे क्वेश्चन। एक होता है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में लेट मी टेक वन एग्जांपल लेना है। कंसीडर एक केस AR CH। इफ यू सी दिस, इसका मैं एनॉल फॉर्म बना दूं लाइक दिस, ठीक है। और AR एक बल्की ग्रुप है, लाइक इफ आई राइट AR ऐसा एक ग्रुप लिख देता हूं मैं, बेंजीन रिंग है और इधर CH3 लगा हुआ है, बेंजीन रिंग है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, यानी कि बल्की सा ग्रुप मैंने यहाँ बैठा दिया। तो इसका बल्की ग्रुप से एनॉल कंटेंट का क्या लेना देना? तो आप इसको ऐसे समझो कि इसमें ये बता सकते हो क्या कि ये जो एंगल होगा कितना होगा? एनीवन अप्रोक्सीमेटली?
बोलिए। सर 120। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 बोलो। अबे इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाओगे, कैसे काम चलेगा? SP3 है। अरे यार नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कि तुमसे खाली पूछा गया पापा का नाम बताओ और तुम टेंशन ले रहे हो। इतना इजी क्वेश्चन नहीं बता पाओगे तो कैसे काम चलेगा? IIT NIT कैसे क्वालिफाई करोगे? छोटी छोटी चीजें तो बताना ही है बेटा। और तुम खाली मन में बैठ कर रखो कि अरे मेरा आंसर तो यही था, तो काम थोड़ी ना चलेगा। टीचर के मन में तो आ रहा है ना कि बैच ही पूरा गड़बड़ है, कोई आंसर ही नहीं देता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये एंगल कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 109.5। मेरे लिखने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन सोचिए। SP2 इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा अप्रोक्सीमेटली? 120। 20। तो आप बताइए, बल्कि ग्रुप्स पास पास रहना पसंद करते हैं कि दूर दूर? दूर दूर। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो एनॉल कंटेंट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा ग्रुप्स आने की वजह से? बढ़ेगा। इसमें बल्कि ग्रुप्स दूर दूर हैं यार, तुम लोग क्या आंसर नहीं दे पाते यार। एनॉल कंटेंट इंक्रीजेस है, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल का जो डेटा है वो 95% एनॉल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड स्टेरिक फैक्टर इज द एक्सप्लेनेशन। कॉपी कर लो इसको। गाइस, हमने फैक्टर्स आज फिनिश कर दिए, और प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्यूटरेशन करेंगे। उसके बाद वैसे आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 लगभग अटेम्प्ट करना शुरू कर दो आप, फिर एक दो और पॉइंट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिज्म फिनिश हो जाएगा। ठीक है।